नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि। द वायर हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम हैं एक बार जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। देश की विभिन्न यूनिवर्सिटीज़, विभिन्न विश्वविद्यालयों के लिए एक मॉडल यूनिवर्सिटी मानी जाती है जेएनयू। कभी अपने एकेडमिक प्रदर्शन के लिए, शानदार एकेडमिक प्रदर्शन के लिए, तो कभी अपनी छात्र राजनीति के लिए। छात्र राजनीति के लिए अक्सर सुर्खियों में रहने वाली जेएनयू एक बार फिर सुर्खियों में आई है, जब कल सोमवार को एक कार्यकारी परिषद की एक मीटिंग में, ये 269वीं मीटिंग थी, जिसमें एक प्रस्ताव पारित हुआ है जो जीएस कैश को आईसीसी से रिप्लेस कर देगा। जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट को रिप्लेस कर दिया जाएगा आंतरिक शिकायत समिति से। सवाल उठ रहे हैं जीएस कैश की कानूनी वैधता पर। क्या जीएस कैश कानूनी रूप से वैध है या नहीं? प्रशासन ने यूजीसी की गाइडलाइन 2 मई 2016 की जो यूजीसी के गाइडलाइंस थी, उसका हवाला देते हुए जीएस कैश को भंग किया है, डिसॉल्व किया है। जीएस कैश और आईसीसी में क्या अंतर है? नॉमिनेटेड मेंबर्स और इलेक्टेड स्टूडेंट्स होने से क्या फ़र्क पड़ेगा? इन सारे सवालों पे जवाब देने के लिए हमारे साथ 3 छात्र हैं यहाँ पे, छात्र छात्राएँ हैं जेएनयू के यहाँ पे। अभी जेएनयूएसयू के चुनाव जो बहुत ही सुर्खियों में रहे, और उसमें आयशा एसएफआई और डीएसएफ की लेफ़्ट यूनिटी से चुनाव जीती थी गीता कुमारी, इस समय जेएनयूएसयू की प्रेसिडेंट हैं, वो हमारे साथ हैं। हमारे साथ बासु से आमिर हैं और कलेक्टिव से श्रेया हैं हमारे साथ। तो इस पूरे मुद्दे तो बहुत सारे हैं। जेएनयू की राजनीति और देश की राजनीति का जुड़ाव पे भी सवाल हैं। जेएनयू डीयू के चुनाव के परिणाम आए हैं, उन पे भी सवाल हैं। जेएनयू के खुद के भी मुद्दे हैं। पर अभी हम मेन बात कर रहे हैं कि जीएस कैश का जो मुद्दा है, जिस पे कल शाम को स्टूडेंट्स ने, टीचर्स ने एक विरोध प्रदर्शन भी किया जीएस कैश ऑफिस के बाहर एडमिन ब्लॉक पे। उन सारी चीज़ों पे जानकारी के लिए हमारा पहला सवाल गीता आपसे है कि इस समय ये जो कल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आके जीएस कैश को बंद करने का एकदम से प्रस्ताव पारित हुआ और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया, इसको आप क्या तानाशाही की तरह देखती हैं, या फिर ये कानूनी रूप से जो वो यूजीसी की 2016 का हवाला दे रहे हैं गाइडलाइंस का, आप उसको देख रहे हैं कि उसका अपना कानूनी रूप से काम किया जा रहा है? देखिए, ये एकदम तानाशाही है। मतलब इसमें कानूनी रूप से तो कुछ है ही नहीं। कोई एक मीटिंग होती है, 11 बजे का कोई मीटिंग है, वो लगभग 1 बजे ख़त्म होता है और 2 बजे आप लेकर कुछ लोगों को विदाउट नोटिस भेज देते हैं जीएस कैश ऑफिस में उसकी फ़ाइल्स को सील करने के लिए और उस ऑफ़िस को सील करने के लिए। मतलब एक उससे पहले का जो प्रक्रिया होती है किसी भी मीटिंग के ख़त्म होने के बाद कि मिनट साइन होता है, उसके बाद नोटिस आता है, वहाँ पे इन सब चीज़ों को ताक पे रखा गया। ना ही जीएस कैश को कोई प्रायर नोटिस दिया गया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। आईसीसी का पूरा फॉर्मेशन थ्रू आउट विदाउट जीएस कैश को बाहर रख के किया गया है। मतलब जीएस कैश को कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि इस तरीक़े का डिस्कशन भी एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। तो ये एकदम तानाशाही है। मतलब ये इतना ऑटोक्रेटिक बिहेवियर है कि आप एक इंस्टीट्यूशन को जो है इतने सालों से, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी उस इंस्टीट्यूशन का पार्ट है, और एक बहुत मतलब आई थिंक यूनिवर्सिटीज़ और किसी यूनिवर्सिटी में इस तरीके का इंस्टीट्यूशन काम नहीं करता। इवन जेवीसी जस्टिस वर्मा कमेटी कहता है कि हमारे कैंपस का जीएस कैश एक मॉडल हो सकता है बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, बाकी एम्प्लॉयमेंट स्पेसेस के लिए। और उसी को बंद करने से पहले भी, मतलब उसको डिसॉल्व करने से पहले, आप अपने कैंपस की किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से किसी एक से भी नहीं पूछा गया है। मतलब कोई किसी से बात करने का कोई इरादा नहीं है। कोई एक मीटिंग होता है, दोपहर के 1 बजे ख़त्म हो रहा है, 2 बजे आप जीएस कैश ऑफिस में घुस जा रहे हैं कि भाई सील कर देना ऑफिस को। और ये इतना इंटरेस्ट जो है, जो मतलब हम खुद वहाँ पे प्रेजेंट थे, तो इतना जो इंटरेस्ट है फाइल्स को टेक ओवर करने का, फाइल्स को सीक करने का, मतलब ये क्यों है? इतना एंग्जाइटी क्यों है प्रशासन में कि फाइल्स को बंद कर देना है, मतलब ऑफिस को लॉक कर देना है? वाई कुडंट दे गिव सम टाइम टू जीएस कैश? और एक प्रशासन है, प्रशासन किसी तरीके से उसका अपना भी तो काम करने का कोई तरीका होता है। इस तरीके से नहीं होता है ना 1 घंटे के अंदर कि चलो खाली करो ऑफिस। लाइक कमेटी अपने आप में रिस्पेक्टेड टीचर्स, स्टूडेंट्स और बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ऑफिस, हमारा जो ऑफिस स्टाफ है यहाँ पे, उन सब से बना होता है। सो ऑफ कोर्स इट्स ऑटोक्रेटिक बिहेवियर। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जेएनयू की ये जीएस कैश विशाखा गाइडलाइंस के बाद इसको गठित किया गया था। जस्टिस वर्मा कमेटी ने भी समर्थन दिया था, और इस जीएस कैश में बहुत सारे स्टूडेंट्स मेंबर्स जो होते हैं वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लेकिन अभी की जो आईसीसी है उसमें सिर्फ 3 स्टूडेंट इलेक्टेड होंगे और बाकी 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे। तो श्रेया, मेरा आपसे सवाल है कि ये नॉमिनेटेड मेंबर्स जब एडमिनिस्ट्रेशंस बैठाएगा,
उससे पावर पोजीशन पे अगर किसी व्यक्ति पे सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस है तो उस केस की डीलिंग में कितना फ़र्क पड़ेगा उस केस की जांच में? देखिए, ये मतलब कॉमन सेंस है कि ये बहुत ही इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। और आपने जैसे कहा कि एक विशाखा गाइडलाइंस आया, उसके बाद सक्षम कमेटी रिपोर्ट आया, उसके बाद सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस 2015 का एक्ट आया, जिसके अनुसार ये आईसीसी गठन होने की भी बात आ रही है। ये तीनों जो एक्ट्स हैं, तीनों ही एक्ट्स नहीं हैं, विशाखा गाइडलाइन है, उसके बाद सक्षम कमेटी रिपोर्ट है, उसके बाद सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट है। और सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट एक्चुअली सक्षम कमेटी रिपोर्ट को इनकॉर्पोरेट कर रहा है, कह रहा है कि सक्षम कमेटी रिपोर्ट एकदम एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जो सक्षम कमेटी रिपोर्ट बिठाया ही गया था यूजीसी के द्वारा कि अलग अलग हायर इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में यौन हिंसा के किस मामलों को लेकर किस तरीके का रवैया होना चाहिए, किस तरीके का सेंसिटाइजेशन प्रोसेस होना चाहिए, किस तरीके का कंप्लेंट रिड्रेसल होना चाहिए, ये सारा ही सक्षम कमेटी रिपोर्ट में लिखा गया है, जिसको फिर 2015 का एक्ट इनकॉर्पोरेट कर रहा है, लीगलाइज कर रहा है। इन सभी तीनों चीज़ों में, विशाखा हो, सक्षम कमेटी हो, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट 2015 जिसके तहत आईसीसी आता है, इन तीनों में एक प्रमुख चीज़ है जो कहता है कि कोई भी अगर किसी भी कॉलेज में या हायर इंस्टीट्यूट में अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट रिड्रेसल सेल बने या सेंसिटाइजेशन सेल बने, वो हमेशा किसी भी पावर अथॉरिटी से ऑटोनोमस होना चाहिए। ये सक्षम कमेटी रिपोर्ट जब बना था और यूजीसी रैटिफाइड है, उसका एकदम प्राइमरी स्पिरिट यही है कि कभी भी किसी भी कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी, केवल मात्र जेएनयू की बात नहीं है, कोई भी भारत में कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए कोई एक सेल बने, उसका ऑटोनोमी फ्रॉम अथॉरिटीज़ एंड पावर्स इज़ मैंडेटरी। आप सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट 2015 देख लीजिए, जिसके तहत आईसीसी बन रहा है, जो हमारे प्रशासन बोल रहे हैं हम आईसीसी को लागू करेंगे। यही तो उसका सबसे बड़ा हथियार है ना कि हम आईसीसी को लागू करेंगे, जीएस कैश को हटा देंगे। जिस एक्ट के तहत वो भी बातचीत कर रहा है, उस एक्ट में भी अगर आप पढ़े तो ये लिखा है कि पावर ऑफ अथॉरिटी, जैसे प्रॉक्टर, रेक्टर, वाइस चांसलर, यहाँ तक कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स का इस बॉडी के साथ नाता नहीं होना चाहिए। ये बॉडी ऑटोनोमसली वर्क करनी चाहिए। मगर इसके नॉमिनेटेड मेंबर्स अगर वीसी के द्वारा हैंड पिक्ड हो, जो कल हमने देखा सोमवार के ईसी मीटिंग के पहले, हम बाद में हमने देखा जो इस विश्वविद्यालय की चीफ प्रॉक्टर थी, वो ही 1 घंटे में आईसीसी की हेड हो जाती हैं, विभा टंडन। और अलग अलग जो लोग हैं वो सारे ही चुने हुए हैं वीसी से, प्रशासन से। जैसे गीता ने बोला, जीएस कैश से तो कोई सलाह नहीं लिया गया, जो इसका कैंपस के कर्मचारी हैं उनसे भी शायद कोई सलाह नहीं लिया गया हो, फैकल्टी ने तो डिक्लेयर किया है कि उनसे भी सलाह नहीं ली गई, जिसका मतलब नॉमिनेटेड मेंबर्स उन्होंने प्रशासन ने खुद नियुक्त किया है। तो ये तो 2015 का एक्ट का खुद ही वायलेशन है। तो ये सरासर हम तो मानते हैं यही इलीगल है हमारे अंडरस्टैंडिंग से। एक प्रमुख बात, एक मुख्य बात यहाँ पे बोली है श्रेया ने कि जो एक मेन नॉर्म था कि जीएस कैश हो या आईसीसी हो, उसमें कोई भी किसी भी विश्वविद्यालय के जो इम्पोर्टेंट मेंबर्स हैं, वीसी हैं या प्रॉक्टर्स हैं, ये सब उसमें नहीं होने चाहिए। और कल जो 9 मेंबर्स की कमेटी बनाई गई आईसीसी में, उसमें विभा टंडन अध्यक्ष हैं जो प्रॉक्टर रह चुकी हैं, गौतम झा, अनुराधा चौधरी, राजीव कुमार, रजनी वैद, ये सारे लोग हैं। इसी को जोड़ते हुए मेरा आपसे एक सवाल है कि जीएस कैश या जीएस कैश आईसीसी, जो जेएनयू का स्टेटमेंट था कि क्या नाम बदल देने से कुछ प्रभाव पड़ेगा, जीएस कैश और आईसीसी का मेनली डिफरेंस क्या है जिस पे इतना ये विवाद है? अगर ये आम जनता तक ये बात आप पहुंचा सकें। देखिए, जीएस कैश का जो प्राइमरी फंक्शन होता था कि इट विल सेंसिटाइज जेएनयू कम्युनिटी एज अ होल towards gender issue or towards like gender sensitization and then to redress sexual harassment cases. ये प्राइमरी फंक्शन था। अभी अगर हम उसको ये देखें कि जिस तरह से एडमिन आईसीसी को ला रहा है और जीएस कैश को रिप्लेस कर रहा है, तो इट विल बी मेयर इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। तो इससे सेंसिटाइजेशन पार्ट पूरा हट जाएगा, रिड्रेसल पार्ट पूरा हट जाएगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा हम देखें व्हाट इज़ एट द स्टेक। तो अगर हमको एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में जाकर देखें कि जेएनयू पे जो हमला हो रहा है लगातार,
यहाँ प्रोटेस्ट में किसी प्रोटेस्ट में महिलाओं का होना और मार्जिनलाइज जेंडर का मौजूद होना कहीं ना कहीं इस एडमिनिस्ट्रेशन को या इस सरकार को ये दिखाता है कि विमेन एम्पावरमेंट की जो बात करते हैं वो ये यहाँ ग्राउंड से हो रहा है, बट वो जो सामने एडमिन है या सामने राइट विंग गवर्नमेंट है या एनी गवर्नमेंट दैट एनी पावर्स दैट बी, वो थोड़ा हॉस्टाइल रहता है इस चीज़ को लेकर। तो ये जब बीजेपी के एमएलए यहाँ बोलते हैं कि इतना कॉन्डोम पाया जाता है, या यहाँ की प्रोफेसर अमिता सिंह ये बोलती है कि यहाँ सेक्स रैकेट चलता है, ये तमाम तरीके का जो पेट्रियार्कल हमला है, ये आईसीसी उन तमाम चीज़ों को लीगलाइज कर देगा। और आईसीसी ये बोलेगा कि जेएनयू एज एन इंस्टीट्यूशन इज़ सो एंटी नेशनल, और एंटी नेशनल लोग या लेफ्ट लीनिंग लोग ऐसे ही होते हैं, मतलब। और अगर आप देखें कि ये भी एक हिस्टोरिकल रहा है कि जेएनयू में सबसे ज़्यादा सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस दर्ज होता है, इसलिए कि एक बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है, जहाँ पे कंप्लेनेंट्स जाकर अपना केस रजिस्टर कर सकते हैं, और दूसरी जगहों पे है नहीं तो बात सामने आती भी नहीं है, जिस कैश जैसी बॉडी नहीं है। और इसको जो अगर आप देखें कि रिप्लेस करने की कोशिश जितनी की जा रही है, कहीं ना कहीं सेक्सुअल हैरेसर को प्रोटेक्ट करने की बात की जाएगी। अगर आप देखें कि बड़े बड़े लोगों के पास जो पावर्स जो होल्ड करते हैं, उनके पास उनके खिलाफ कंप्लेंट्स हैं, तो कहीं ना कहीं ये वीसी, ये राइट विंग गवर्नमेंट अपने लोगों को एज ए नॉमिनेशन चुनेगा आईसीसी के थ्रू, और जीएस कैश का जो ऑटोनॉमी है उसको हमला करेगा, और अपने लोगों को शील्ड करेगा, पॉलिटिकल अपने लोगों को शील्ड करेगा। अगर आप ट्रेजेडी देखें, जीएस कैश जो कि इतना सेंसिटाइज करने का काम रहा है पूरे जब से इसका फॉर्मेशन हुआ है, उसको खाप बोला जाता है यहाँ के राइट विंग लोगों के ज़रिए, और बोला जाता है कि बैन द खाप। एक ऐसा चीज़ जो कि टुवर्ड्स जेंडर इट इज़ सेंसिटाइजिंग द कम्युनिटी एज अ होल। जीएस कैश के अंडर स्टूडेंट ही नहीं, कर्मचारी आते हैं, प्रोफेसर्स आते हैं, कई सारे प्रोफेसर्स जो सेक्सुअल हैरेसमेंट में गिल्टी पाए गए हैं, उनको कन्विक्ट किया गया है। हिस्टोरिकली ऐसा हुआ जीएस कैश के आने के बाद। और एक जो ये बॉडी है, इसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है आईसीसी के ज़रिए। तो दिस इज़ लाइक बेसिक डिफरेंस कि आईसीसी आएगा तो दे विल बी प्रोटेक्टेड बाय द एडमिन, दे विल बी शील्डेड, पॉलिटिकली शील्डेड। अगर आप देखें कि जब से ये वीसी आया है तब से कहीं ना कहीं ऑफेंडर्स को कहीं ना कहीं अगर आप देखें, जिसने नजीब को मारा उसको पूरा का पूरा पॉलिटिकल शील्डिंग दिया गया। तो दिस शोज़ कि ये एडमिन, ये वीसी इसीलिए आया है यहाँ पे कि जेएनयू के तमाम ऑटोनोमस बॉडी को, तमाम इस तरह की जो भी एकेडमिक काउंसिल मीटिंग है या जो भी डेमोक्रेटिक स्पेस है, उसको कर्ब करने की कोशिश की जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक लार्जर जो हायर एजुकेशन पे हमला है, उसी का एक पार्ट भी है। जीएस कैश जो कि एज अ, आपने भी बोला इंट्रोडक्शन में कि इट हैज़ बीन रोल मॉडल फॉर एनी अदर जजमेंट्स या एनी अदर एक्ट्स दैट वर अबाउट टू कम। तो एक चीज़ अगर आप लिंगदो के हिसाब से देखें कि जो जेएनयू इलेक्शन वाज काइंड ऑफ रोल मॉडल फॉर अदर यूनिवर्सिटीज़ टू होल्ड इलेक्शन, लेकिन फिर उसको लिंगदो लाकर यहाँ कर्व किया जाता है, बोला जाता है कि जेएनयू का इलेक्शन तो मॉडल है लेकिन लिंगदो यहाँ लगा देंगे। तो एक वन स्केल पैरामीटर पे अगर आप पूरा एजुकेशन सिस्टम को देखेंगे, जेएनयू का जो भी एक बॉडी है यहाँ पे, वो एक आंदोलनों से के बाद उभर कर आया, स्ट्रगल से उभर कर आया, लेकिन उसको कहीं ना कहीं ये एडमिन कर्ब करने की कोशिश करता रहता है। लेकिन हम लड़ेंगे, और इसी के साथ मतलब जीएस कैश की ऑटोनॉमी बरकरार रहेंगे, इलेक्शन भी करवाएंगे। और ये जो सारी बात हम लोगों ने कानूनी रूप से, कानूनी वैधता पे, ये सारी चीज़ें हमने बात की जेएनयू को लेके, ये सब बातें बहुत सारे लोग समझते हैं, बट बहुत सारे लोगों के बहुत बुनियादी सवाल हैं। जैसे सवाल आपने खाप वाला बोला कि जेएनयू में ये जीएस कैश खाप की तरह चलती है। तो नहीं, ये हाँ, आप नहीं बोल रहे हैं, मैं यही बोल रही हूँ कि कंगारू कोर्ट और खाप वाले मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे थे, पोस्टर्स लगा रहे थे। तो देखिए, खाप में तो सज़ा दे दी जाती है। तो एक बहुत ही बेसिक सवाल है कि जो जीएस कैश की इंक्वायरी होती थी, गीता आप जीएस कैश में रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं हैं, तो ये जो जीएस कैश की इंक्वायरी होती है वो किस तरीके से होती है? क्या पनिशमेंट दी जाती है अगर कोई कन्विक्टेड होता है, या फिर उसका सेंसिटाइजेशन का जो प्रक्रिया है वो किस तरह से होती है?
सी जीएस कैश ये इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी नहीं है, वो रिकमेंडिंग अथॉरिटी है। तो इंक्वायरीज जब भी हमारी प्रोसेस में होती हैं तो उसमें जैसे जीएस कैश को लगता है, फॉर एग्जांपल अगर जीएस कैश को लगता है कि काउंसलिंग की ज़रूरत है तो जीएस कैश वो भी रिकमेंड करता है। जीएस कैश फंड्स दैट काउंसलिंग, जो हमारा फंड होता है उसमें से जीएस कैश जितने भी लोगों को, मतलब जीएस कैश ने बातचीत करके अगर उसको लगता है कि भाई कुछ लोगों को काउंसलिंग का ज़रूरत है, चाहे वो डिफेंडेंट हो चाहे वो कंप्लेनेंट हो, उसको काउंसलिंग प्रोवाइड किया जाता है। सेंसिटाइजेशन का प्रोसेस थ्रू आउट द ईयर चलता है, वो कोई ऐसे स्पेसिफिक केस वाइज ऐसा कुछ सेंसिटाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता, वो थ्रू आउट द ईयर चलता है फॉर द होल स्टूडेंट्स कम्युनिटी एज वेल एज अदर कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ द कैंपस। और जीएस कैश कोई भी पनिशमेंट, मतलब जीएस कैश के रूल्स में है कि भाई सिवियरिटी ऑफ द केस को लेकर के आप ये रिकमेंड कर सकते हैं, ये रिकमेंड कर सकते हैं, वो रिकमेंड कर सकते हैं, तो वो जीएस कैश के रूल्स एंड रेगुलेशंस में है, बट इट्स नॉट इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी। इम्प्लीमेंट अगर स्टूडेंट्स के केसेस में मोस्टली प्रॉक्टर करते हैं, और अगर प्रोफेसर और किसी का केस होता है, प्रोफेसर्स का केस होता है, तो वो वाइस चांसलर करते हैं और ईसी एग्जीक्यूटिव कमिटीज़ काउंसिल से होता है। वैसे ही जितना हायर अथॉरिटी होगा उनके ऊपर जो अथॉरिटी है उसमें जीएस कैश का रिपोर्ट जाता है। इट इज़ अ सेमी जुडिशियल बॉडी ऑल्सो, सो इट्स लीगली मतलब प्रोटेक्टेड लाइक दैट। हाँ, एक चीज़ श्रेया, आपसे ये सवाल है कि मान लीजिए कि बहुत बेसिक सवाल है, अगैन लोगों का है ये सवाल, कि जीएस कैश के पास क्या वो सारे रिसोर्सेज मौजूद होते हैं कि जिससे जो जांच प्रक्रिया है वो की जा सके। जैसे मान लीजिए कोई एक केस आता है कि जिसमें लड़की का आरोप है कि 100 कॉल की और वो फ़ोन में नहीं शो कर रहा है, तो आप मतलब इस तरह के जो भी केसेस होते हैं तो उनके रिसोर्सेज क्या जीएस कैश के पास अवेलेबल होते हैं या कहीं और रेफर्ड किया जाता है? देखिए, ये एक्चुअली गीता मुझसे बेहतर बोल पाएगी क्योंकि वो जीएस कैश में रही हैं, मगर जितना हम सबको ही पता है कि जीएस कैश के मैंडेट में ये भी आता है कि अगर जहाँ जहाँ पर पुलिस के साथ उसको कोऑर्डिनेशन करना है, पुलिस स्टेशन के साथ कोऑर्डिनेशन करना है, किसी और के साथ कोऑर्डिनेशन करना है, ये सारा ही चीज़ उसके क्षमता के अंदर आती है, उसके खुद के क्षमता के अंदर आती है कि जो कंप्लेनेंट है उसको बुलाना, जो जिसके खिलाफ कंप्लेन किया गया है उसको बुलाना, टेस्टिमनीज लेना, जो आई विटनेसेस हैं उसका टेस्टिमनीज लेना, तो एक निरपेक्ष तौर पे एक जांच प्रणाली चलाना, ये उसके प्रणाली के अंतर्गत आता है। और उसके पास वो प्रोसेस भी चला है अलग अलग, मतलब जीएस कैश मतलब क्या कि कुछ लोग जाके इंक्वायरी करते हैं, ऐसा नहीं है। हर चीज़ का कमिटी बनता है, अपना अलग अलग केसेस का अलग अलग कमिटी बनता है। ऐसा नहीं कि एक इंसान कैंपस के सारे ही केसेस लड़ता है, अलग अलग कमिटीज़ बनते हैं जो जांच करते हैं। एंड जीएस कैश रिसीव्स रिकमेंडेशंस फ्रॉम दोज कमिटीज़ विच देन एज रिकमेंडेशंस ओनली पास किया जाता है फॉर इम्प्लीमेंटेशन। सो एट द एंड ऑफ द डे ये बाइंडिंग है या नहीं है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो एक वितर्क की बात है, मगर अभी के लिए उसके पास ये सारा ही प्रणाली वो चलाता है और उसके अंतर्गत आता है। मगर जोड़ के मैं बस एक ही बात बोलना चाहती हूँ सृष्टि, कि पिछले काफ़ी दिनों से ऐसा लगता है और कैंपस में भी इस तरीके का एक माहौल बन जाता है कि भाई देखो, जीएस कैश मतलब कि कुछ लोग जाके कंप्लेन कर देंगे किसी के खिलाफ। ये भी एक बेसिक सवाल है। हम सबको आज जब जीएस कैश को लेकर इतना तर्क वितर्क हो रहा है, ये समझने की भी ज़रूरत है कि जीएस कैश का मुख्य काम सेंसिटाइजेशन है, प्रिवेंशन है। अगर कोई हादसा घटता है तो ऑब्वियसली एक अधिकार की जगह है हर एक को कि वो जीएस कैश में जाके कंप्लेन करे, मगर जीएस कैश का प्राइमरी काम है कि इस तरीके की घटनाएं कैंपसेस में ना घटे। प्रिवेंशन इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ जीएस कैश, कि सेंसिटाइज़ किया जाए। हम सारे ही लोग जिस समाज में आते हैं वो क्या समाज है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। हम जिन घरों में, जिन मोहल्लों में, जिस समाज में आते हैं, पितृसत्ता जिस तरह हावी है, वहाँ पे हम सारा ही लोग एक तरह से बड़े हुए हैं और कॉलेज में आते हैं। उस कॉलेजेस में फिर किस तरह सेक्सुअल हैरेसमेंट प्रिवेंट किया जाए, किस तरह लोगों को सेंसिटाइज़ किया जाए ताकि कंप्लेन करने तक की नौबत ना आए, ये प्रमुख काम है जीएस कैश का। और ये काम हम एब्सोल्युटली जीएस कैश का अपहोल्ड करते हैं स्टूडेंट्स ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। हाँ, तो गीता, ये सवाल आपसे है क्योंकि आप जीएस कैश में रही हैं कि जैसे मतलब एक पनिशमेंट का जो एक मुद्दा है, तो क्या ये पूरी तरह से कंप्लेनेंट पे निर्भर करता है कि वो चाहती हैं, जिस पे उन्होंने आरोप लगाया है, कि वो पनिशमेंट उसको देना चाहती हैं या नहीं देना चाहती हैं? और अगर क्या पनिशमेंट चाहती है मान लीजिए कंप्लेनेंट, तो क्या वो जीएस कैश में नहीं आएंगी और पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन करेंगी? और अगर
जो रिसोर्सेज वाला सवाल था कि जीएस कैश अगर पुलिस से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है तो वो प्रक्रियाएं किस तरह से होती हैं? अगर कॉन्फिडेंशियल है तो नहीं बता सकते हैं आप, पर अगर ये सवाल आप जवाब दे पाएँ। नहीं, मतलब ये तो कंप्लेनेंट का हमेशा ऑटोनॉमी होता है कि विच प्रोसेस द पर्सन वांट्स टू फॉलो। इसमें जीएस कैश इंटरफेयर नहीं करता, लेकिन अगर जीएस कैश के पास कोई केस आता है तो उसमें ऑटोनॉमी जीएस कैश के पास है कि वो किस तरीके का पनिशमेंट रिकमेंड करेंगे, वो कोई हमको नहीं बताता है। किस तरीके के पनिशमेंट्स होते हैं लाइक generally? जनरली ये सिवियरिटी ऑफ केस पे होता है, जैसे आउट ऑफ बाउंड्स करना, मतलब आप कैंपस में नहीं आ सकते, या फिर क्या हॉस्टल से निकाल देना, या फिर सेमेस्टर के लिए रेस्टिगेट कर देना, या फिर 2 सेमेस्टर के लिए कर देना, या फिर परमानेंट रेस्टिगेशन। सो ऑल दीज मतलब पनिशमेंट्स आर देयर, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द सिवियरिटी ऑफ द केस, व्हाट काइंड ऑफ अ केस इट इज़। हैरेसमेंट तो जैसे एक बात हो गई, लेकिन मान लीजिए बहुत सेंसिटिव कोई मामला है या रेप के केसेस हैं या कुछ ऐसा मामला आता है जीएस कैश के बाद, तो क्या पनिशमेंट का प्रोसेस होता है या किस तरह से जीएस कैश डील करता है? जीएस कैश कभी भी क्रिमिनल ऑफेंस को डील नहीं करता है, तो रेप का केस या कुछ भी ऐसे जीएस कैश के पास आता है तो जीएस कैश अपनी अथॉरिटी को इन्फॉर्म करता है, मतलब यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करता है, दैट इज़ वाइस चांसलर। एंड देन द वाइस चांसलर लाइक इट्स हिज ड्यूटी और हर ड्यूटी कि वो जाके इन्फॉर्म करे पुलिस को, क्योंकि कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस जीएस कैश टैकल नहीं करता। इट्स ओनली सेक्सुअल हरासमेंट केसेस जो जीएस कैश के परव्यू में आते हैं। ये सब बहुत बेसिक सवाल थे जो एक अफवाहों के तौर पे भी और लोग आसपास पूछ रहे थे, उठा रहे थे, जो मैं आपसे करना चाहती थी। तो दोस्तों, ये जीएस कैश जो विशाखा गाइडलाइन, विशाखा जजमेंट के बाद 1999 में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में गठित हुआ था। पिछले 18 साल से ये कमेटी चल रही है। यहाँ पे बैठे 3 छात्र छात्राओं ने जेएनयू के बताया हमें कि किस तरह से वो प्रोसेस करती है, जहाँ पे और कमिटीज़ की मदद लेनी होती है, अथॉरिटीज़ की मदद लेनी होती है, उनका रिकमेंडेशन लेके, उनकी मदद लेके वो जीएस कैश एक जेंडर सेंसिटाइजेशन का काम, हैरेसमेंट को रोकने का काम, प्रिवेंशन का काम करती है। वैसे ये सारी जानकारी जीएस कैश के मामले में आप लोगों ने हमें दी, लेकिन कुछ मुद्दे हैं जो जेएनयू के हैं, अगर हम 5 मिनट उस पर भी बात कर सकें, क्योंकि गीता आप अभी जेएनयूएसयू की प्रेसिडेंट बनी है और आपका मैंने इंटरव्यू किया था इलेक्शन से पहले भी। तो जैसे कि ये 100 मीटर का दायरा जो तय किया गया है, प्रशासन धीरे धीरे, ना ही जो हम देख रहे हैं और जो छात्र हमें बता रहे हैं कि ना ही प्रशासन धीरे धीरे सेंसरशिप लगा रहा है कि आप किस पे बात करेंगे, किस पे नहीं करेंगे। ये सारा सेंसरशिप तो लग ही रहा है, साथ साथ वो स्ट्रक्चरली भी जगहों को ख़त्म कर रहा है। जैसे फ्रीडम स्क्वायर पे गमले लगाने की खबर आई थी, या 100 मीटर का दायरा तय करने की खबर आई थी। तो आप नई प्रेसिडेंट बनी हैं जेएनयू की, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से आप ये जो बढ़ रहे हैं अटैक, ये जो प्रशासन का, उसको कैसे रोकेंगे? मतलब ये तो ऐसा नहीं है कि मेरे अकेले के रोकने से रुक जाएगा। ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स अभी जीएस कैश पे, मतलब नई यूनियन के आते ही सबसे पहला अटैक जीएस कैश पे हुआ, और अभी पूरा स्टूडेंट कम्युनिटी अवेयर है किस तरीके से जितना भी डेमोक्रेटिक स्पेसेस है कैंपस में, उसको प्रशासन ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। ढाबा बंद कर देना हो, 100 मीटर का बैरियर हो, या फिर जो भी उसका डिक्टोरियल वो आता है कि भाई यहाँ पे गमला रख दिया ताकि लोग प्रोटेस्ट ना कर पाएँ, वहाँ पे जाली लगा दिया ताकि लोग भूख हड़ताल ना कर पाएँ। तो इन सब से तो ऑब्वियसली एक स्टूडेंट मूवमेंट के, मतलब स्टूडेंट्स के साथ मिलकर ही लड़ा जा सकता है। एंड ऑफ कोर्स जेएनयूएसयू कमिटेड है इन सब के खिलाफ लड़ने के लिए। एक और सवाल जो उस जीएस कैश वाले मामले में रह गया था, वो एक आरोप था कि एक डीयू के जो प्रोफेसर हैं जिन पे खुद सेक्सुअल हैरेसमेंट का इल्ज़ाम है, वो ईसी ने रिकमेंड किया है उनको। तो इस पे आपकी क्या टिप्पणी है? आप देखिए कि यहाँ पे आईसीसी का फॉर्मेशन किया जा रहा है जो सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस को डील करेगा, और उसकी फॉर्मेशन के लिए यू आर कॉलिंग अ पर्सन फ्रॉम आउटसाइड। मतलब that person is not supposed to be there in our executive council meeting, but you're specially calling a person who is not just accused of sexual harassment but obviously found guilty of sexual harassment. तो वो इंसान हमारे कैंपस में डिसाइड करेगा कि आईसीसी जो आगे से कंप्लेंट्स लेगा सेक्सुअल हरासमेंट की, उसका फॉर्मेशन क्या होगा, उसका फॉर्मेशन और उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा। मतलब इसका इतना सारा फ्लॉज है, इसका
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आईसीसी में ही, उसमें विभा टंडन वो व्यक्ति हैं जो हमारे एक्स जीएस का मतलब चेप, ये मेरे साथ स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव रही हैं, वो अभी स्टूडेंट नहीं है यहाँ पे, लेकिन उन्होंने जब 9 फरवरी के टाइम पे उनके ऊपर इंक्वायरी चल रहा था, तो शी जस्ट टोल्ड मी येस्टरडे दैट विभा टंडन टोल्ड हर कि अरे ये सब क्या कर रहे हो, शादी कर लो जाके। सो ये उनका अंडरस्टैंडिंग है जेंडर को लेकर के या महिलाओं के प्रति, ये उनका अंडरस्टैंडिंग है। कोई पढ़ने लिखने के लिए आया हुआ है, मूवमेंट में हिस्सेदारी कर रहे हैं, तो उसको बोल रहे हैं ये सब क्या कर रहे हो, शादी कर लो जाके। सो उसका मतलब, और उसमें जो एनजीओ रिप्रेजेंटेटिव है वो भी एक्चुअली बीजेपी के विजेंद्र उनका नाम है शायद, उनकी वाइफ उसको हेड करती हैं, और संपूर्णा नाम है उनका, मतलब उस एनजीओ का। एंड उसके ऊपर 2 ऑलरेडी केस चल रहा है, मतलब दिल्ली गवर्नमेंट ने ही वो 2 केस फाइल किया है उनके अगेंस्ट। तो और उसका कोई जेंडर से रिश्ता नाता ही नहीं। ये 6 जो मेंबर हैं उनका कोई रिश्ता नाता नहीं है, कभी जेंडर मूवमेंट में रहने का इतिहास या फिर एकेडमिकली भी जेंडर के सवालों पे जुड़ने का इतिहास, उसमें पढ़ाई लिखाई का इतिहास कुछ नहीं है। दे आर जस्ट रैंडम पीपल फेवर्ड बाय वीसी, दे आर पिक्ड अप एंड दिस आईसीसी इज फॉर्म्ड। हाँ, एक बात मैं बस जोड़ के कहना चाहती हूँ कि हम जब ये आईसीसी या जीएस कैश की बात कर रहे हैं, तो हम जब बात करते हैं तो उनको बेसिकली एक इंस्टीट्यूशन या एक कैंपस में एक इंस्टीट्यूशन के हिसाब से देखते हैं। मगर जब ये तर्क और वितर्क का माहौल छिड़ गया है, तो एक बात हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ये चाहे आपने भी कहा कि सक्षम कमेटी रिपोर्ट, विशाखा गाइडलाइन से होते हुए सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट, देखिए ये कोई भी अपने आप में फुल प्रूफ नहीं है, सारा ही चीज़ को लेकर और बातचीत करने की ज़रूरत है। मगर ये सारा अपने आप में उभर के नहीं आए, सारा ही एक लंबे समय के आंदोलन से आया हुआ है। और वो आंदोलन प्राइमरीली था कि भारत में कैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट कोड को डेवलप किया जाए, यौन हिंसा के खिलाफ भारत में किस तरीके के इंस्टीट्यूशंस, किस तरीके की प्रणाली हम तैयार कर पाए। और ये कोई ऊपर से थोप के हुआ चीज़ नहीं आया, वो एक आंदोलन से आया हुआ है। और उस आंदोलन का स्पिरिट और उस आंदोलन का बेसिक आर्ग्यूमेंट यही था कि जब भी यौन हिंसा होती है ज़्यादातर समाज में, और हमारा कैंपस समाज के बाहर नहीं है, तब जनरली देखा जाता है कि एक एक्सरसाइज ऑफ पावर होता है। यौन हिंसा के केसेस में जनरली एक हायरार्की होता है जहाँ पे कोई किसी पर एक एक्सरसाइज ऑफ पावर करता है। तो जो यौन हिंसा के खिलाफ कोड तैयार करने का आंदोलन रहा है, उसका प्राइमरी महिला आंदोलन का भी वो मुद्दा रहा है कि हमेशा पावर अथॉरिटीज़ से इसका अलग होना, सेक्सुअल हैरेसमेंट और प्रिवेंशन और कंप्लेंट रिड्रेसल सेल्स का पावर सेंटर से अलग होना, ये आंदोलन का मुद्दा है। और इस आंदोलन के मुद्दे से ही ये सारा ही इंस्टीट्यूशंस में, चाहे वो सक्षम कमेटी रिपोर्ट हो, चाहे वो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस 2015 के प्रोविजंस देखो, वो आंदोलन की स्पिरिट से ही आया है। तो आज जब हम देख रहे हैं कि आईसीसी कॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है, ये कोई आईसीसी की बात नहीं है, ये बात है कि हमारे प्रशासन किस तरह एकदम खुद का बिठाया हुआ लोग, मतलब एकदम सेंटर ऑफ पावर में जो लोग हैं, वो एक सेक्सुअल हैरेसमेंट सेल को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ये एकदम आंदोलन की जो प्राइमरी स्पिरिट है उसका उल्लंघन हो रहा है, और ये हमारा सबसे बड़ा आर्गुमेंट है। एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि जिस तरह से अगर जीएस कैश फंक्शन करता था, ऑटोनोमसली फंक्शन करता था, तो जो कंप्लेनेंट है उसको कॉन्फिडेंस रहता था कि उसका जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो लीक नहीं होगा। बट एडमिन इज सो एडमेंट, मतलब अभी आईसीसी इम्पोज करने में अपना लोगों को बिठाया, जैसा श्रेया ने भी बोला, उसका एक अपना रीज़न है कि टू प्रोटेक्ट देयर ओन पपेट, जो उनका एडमिन का अपना लोग है। लेकिन दूसरा ये भी आप अगर देखें सीरियसनेस ऑफ द इशू में जाकर, अगर तो ये ऑटोनोमस बॉडी नहीं रहेगा आईसीसी, तो जो कंप्लेनेंट है उसका जो कॉन्फिडेंस रहेगा कि वो जाकर कंप्लेन कर सकता है या कर सकती है या जो भी, तो वो कहीं ना कहीं कर्ब होगा। तो अगर मान लीजिए कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस आता भी है, तो जो कंप्लेनेंट रहना चाहेगा वो नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंशियलिटी है जो लीक हो जाएगा। बहुत तरीके, अगर आप देश भर में, दुनिया भर में देखें कि जितना भी सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस आता है, आउट ऑफ देम मतलब बहुत कम ऐसा केस होता है जो पुलिस में रिपोर्ट होता है, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सेंसिटाइजेशन और जो भी इस तरह का चीज़ है कि पुलिस में जाएगा तो बदनामी होगा, और भी तमाम तरीके के इश्यूज़ हैं। समय लेता है बहुत। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, और
फिर समाज किस एंगल से आपको देखेगा। एक ऑलरेडी लाइक मतलब अगर कोई रेप हुआ किसी का तो हीनस क्राइम है, और उसके बाद एक विक्टिम ब्लेमिंग होगा, मलाइनिंग ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द कंप्लेनेंट होगा। वो तमाम तरीके की चीज़ों को जीएस कैश कर्व करता था। जीएस कैश की अगर मैं फंक्शनिंग में जाऊँ थोड़ा, तो एज सुन एज कंप्लेंट वाज रिसीव्ड देयर वुड बी अ रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर कि अब कंप्लेनेंट और जो कंप्लेंट है जिसके खिलाफ कंप्लेन किया गया है उसका रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा। अगर And also all the particularly witnesses, like all the witnesses are not supposed to discuss it anywhere. Only the inquiry committee and only the people who are there in the room knows about what's going on. Nobody else should discuss. If people do disclose anything and we get a complaint, like you know the GS Cash gets a complaint, then they can take serious actions against the people. उसमें भी ये सब severe punishments है, like out of bounds कर देना, registration ख़त्म कर देना, या फिर हॉस्टल से निकाल देना. सो द सेम पनिशमेंट गोज़ फॉर पीपल हु ब्रेक्स द रेस्ट्रेन ऑर्डर एज वेल. तो ये तो है ही GS कैश में. एंड ऑल्सो लाइक फॉर एग्जाम्पल आई फाइल अ केस टुमारो अगेंस्ट अ प्रोफेसर एंड दैट प्रोफेसर इज ऑफकोर्स VC's पर्सन, ठीक है. देन हाउ वुड आई बी श्योर दैट आई वोंट बी टारगेटेड इन द ICC? All the people there in the ICC, of course they won't maintain my confidentiality when in present time only with this GS cash they actually blame the students who the women students who actually had the courage to complain. And you know they also try to pressurize GS cash कि आप complaint drop कर दीजिए. लेकिन GS कैश क्योंकि ऑटोनोमस है आज वो नहीं करता है, और जो कंप्लेनेंट का कॉन्फिडेंशियलिटी है वो भी डिस्क्लोज नहीं किया जाता है. लेकिन क्या ये ICC में होगा? मतलब जब नॉमिनेटेड ही मेंबर है, जिस VC के मान लीजिए VC के खिलाफ कंप्लेन है, तो ICC क्या करेगा? सो ऑल दीज थिंग्स आर लाइक देयर. तो दोस्तों, अंत में मैं इन लोगों की बातों से जो कुछ समझी हूँ उसका जो अगर मैं कंक्लूड करूँ और निष्कर्ष निकालूँ, तो बात ये है कि कल जो ये सोमवार को मीटिंग कार्यकारी परिषद की हुई 269वीं मीटिंग, और जिसमें ये प्रस्ताव पारित कर दिया गया कि GS कैश को ICC से रिप्लेस किया जाएगा. प्रशासन की दलील है कि ये UGC रेगुलेशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 2016 मई के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए प्रशासन की दलील है उन्होंने ICC गठित की है. लेकिन छात्र छात्राओं और शिक्षकों का जो विरोध है वो इन मुद्दों को उठा के है कि क्या जिस तरह से GS कैश में इलेक्टेड मेंबर्स होते थे जो इंश्योर करते थे कि किसी भी मुद्दे को, किसी भी यौन उत्पीड़न के मुद्दे को पूरी तरह से जस्टिस मिले, वो ICC में जब नॉमिनेटेड मेंबर्स और पावर अथॉरिटी से जो नॉमिनेटेड मेंबर्स वो जब ICC की उस कमेटी में बैठे होंगे तो क्या वो जस्टिस मिलेगा? GS कैश में जिस तरह की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होती थी कंप्लेनेंट की, क्या वो ICC में मेंटेन होगी? और जिस तरह से जो सवाल बहुत सारे उठ रहे थे कि GS कैश को खाप और कंगारू कोर्ट कहा जा रहा था, कहा जा रहा है भी, अभी भी जो लोग उठा रहे हैं, उसका जवाब यहाँ पे बैठे स्टूडेंट्स ने दिया कि GS कैश किसी तरह के ना ही क्रिमिनल केसेस को लेता है, ना ही किसी तरह के रेप केसेस को लेता है. जहाँ पे ज़रूरत होती है वो आउटसाइड लोकल बॉडीज़ की, अथॉरिटीज़ की, कमिटीज़ की, पुलिस की मदद लेता है केस की जांच की कार्रवाई में. कंप्लेनेंट की ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट करते हुए GS कैश उस पूरे केस को डील करता है और कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखता है. एक तरह अगर हम उसके समिति को भी देखें तो GS कैश में 4 फैकल्टी मेंबर होते हैं इलेक्टेड, जिसमें से 2 महिलाएं, 1 विमेन स्टाफ एंड 1 विमेन इलेक्टेड ऑफिशियल. और ICC में सिर्फ 3 इलेक्टेड स्टूडेंट्स का जो ये पूरा प्रस्ताव पारित हुआ उसमें सिर्फ 3 स्टूडेंट्स होंगे जो इलेक्टेड होंगे, बाकी 5 नॉमिनेटेड होंगे. और जो नॉमिनेटेड हुए हैं उनमें से एक के बारे में बताया आपको गीता ने, उन पे खुद दिल्ली विश्वविद्यालय में सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस कन्विक्टेड थे, वो उनको भी रखा है, और चीफ प्रॉक्टर को रखा है, और एक NGO की महिला जो भी पूरी बात हुई पूर्णिमा, उनको रखा है. NGO की रिप्रेजेंटेटिव. लास्ट बात मतलब कंक्लूजन में आमिर हमसे एक और बात करना चाहते हैं. जिस तरह से अगर आप देखें ICC का फंक्शन है, आपने शुरू में मुझसे पूछा था GS कैश और ICC का डिफरेंस. एक पॉइंट रह गया था कि ICC जो पूरा सेक्सुअल केसेस को देखेगा वो बहुत जेंडर बाइनरी में देखेगा कि बस मर्द और औरत, लाइक मेन एंड वुमेन. GS कैश व्हाट इट यूज्ड टू डू कि मतलब डिफरेंट सेक्सुअलिटीज़ को इंक्लूड करता था. लेकिन
यूजीसी का रेगुलेशन भी, बिकॉज हमारे देश का कानून जो है वो भी बहुत जेंडर बाइनरी में चलता है, तो आईसीसी भी उसी एंगल से चलेगा, उसका रेगुलेशन भी कुछ ऐसा ही है। जीएस कैश इससे थोड़ा डिफरेंट था, ऑल जेंडर्स को, मतलब जेंडर इंक्लूसिविटी जीएस कैश के अंदर था और है। एक और महत्वपूर्ण बात जो रह गई थी, जो आमिर ने अंत में जोड़ी, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कि सारे जेंडर्स को इंक्लूड करते हुए जीएस कैश मामलों की जांच करता था। आईसीसी सिर्फ मर्द और औरत, पुरुष और महिला के हिसाब से करता है। तो इस जाति व्यवस्थित, वर्ग व्यवस्थित और पितृसत्तात्मक समाज में तीनों की अपनी एक जगह को देखते हुए किसी भी केस को, किसी भी मामले को देखना और न्याय दिलाना, ये जीएस कैश का कोड था, जिसको इस समय प्रशासन ने चैलेंज करते हुए, लीगली चैलेंज करते हुए, कानूनी वैधता को उसको चैलेंज करते हुए उसको भंग किया हुआ है। हम आगे देखेंगे कि क्या जेएनयू के स्टूडेंट्स की रणनीति है, किस तरह से वो प्रशासन की जो इसको वो तानाशाही बता रहे हैं, इसको किस तरीके से रोकते हैं, और लीगली भी और आइडियोलॉजिकली भी जीएस कैश को इस कैंपस में बरकरार रख पाते हैं या नहीं। द वायर हिंदी से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।